लेट अस स्टार्ट। हम लोग मटेरियल्स का रिवीजन करेंगे। मटेरियल्स होता क्या है? मटेरियल्स बेसिकली हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को बोलेंगे या फिर बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन टू फिनिश्ड गुड। हम लोग जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वॉट एवर रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, दैट इज टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो मटेरियल्स जो है यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये मटेरियल हम लोग किसे कहेंगे, सो मटेरियल का मतलब हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल्स को हम लोग कहेंगे मटेरियल्स। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है? रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है? तो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट मतलब हो गया उसको जो हम लोग परचेज करते हैं, वो परचेज कॉस्ट को हम लोग रॉ मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। अब परचेज कॉस्ट में बहुत तरह के एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसा कॉस्ट अगर मैं तुम लोग को बोलूँ तो एक तो है प्राइस। ठीक है, दूसरा हो गया डिस्काउंट, तीसरा हो गया टैक्सेस, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, एटसेट्रा। इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट। अच्छा, एटसेट्रा नहीं कहते हम लोग यहाँ पे। लेट अस से जैसे प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड देन वेयर हाउसिंग कॉस्ट। ठीक है, ये सब आपके परचेज कॉस्ट में आने चाहिए, जबकि ये ओवरहेड्स में भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन ये परचेज कॉस्ट का ही पार्ट है। इफ मोर नंबर ऑफ मोर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज परचेज्ड, देन हम लोग को ज़्यादा वेयर हाउसिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, ज़्यादा वेयर हाउसिंग कॉस्ट हम लोग को लेना पड़ता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक बकेट का। ठीक है, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, मैं आज भी ये एग्जांपल से ही तुम लोग को एक बार के लिए समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक बकेट है, या फिर ये मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये स्टॉक का स्टोर है। ठीक है, हाँ, इट इज considered as a bucket of water or a tank of water. वी नो दैट कि बकेट का या फिर एक ग्लास का या कुछ भी, ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है। इससे ऊपर अगर उसमें आप पानी भरेंगे तो वो नीचे जाके गिरेगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो है यहाँ आपका ये सबसे छोटा लेवल आ गया, सबसे नीचे वाला लेवल आ गया। यहाँ तक अगर हम लोग पहुँच जाएं तो हमारा फिर पानी निकालना हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर नल से पानी नहीं आता है। ठीक है, एंड ये जो लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जो हमारे लिए सही है। ठीक है, अच्छा, अभी क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, जो सबसे नीचे वाला है इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम लेवल, कि इसके नीचे आप मत जाओ। दिस लेवल शुड बी कंसिडर्ड एज द लास्ट लेवल। इसके नीचे इफ यू गो, देन योर प्रोडक्शन प्रोसेस में गेट हैम्पर। तो मैंने पानी के बारे में बात किया, यहाँ पे मैं आपको ये रॉ मटेरियल्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पानी का एग्जाम्पल लिया, टैंक का एग्जाम्पल लिया बिकॉज दैट इज ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि यू केप्ट योर रॉ मटेरियल्स इन दिस काइंड ऑफ स्टोर, जहाँ पे ये आपका मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक है, ये आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक है, इसके ऊपर भी नहीं जाना है। ठीक है,
और ये आपका एक लेवल है जिसको हम लोग कहते हैं रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है एक जहां पे आपका एक ऑरेंज लाइट, एक इस तरह की ऑरेंज बत्ती जो है वहां पे रहती है। ठीक है, ये एक ऑरेंज लाइट यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये जैसे ही इस लेवल को छूता है ना, वैसे ही ये ब्लिंक होना शुरू कर देता है। The moment it starts blinking, it means that we have to ask our supplier to supply us the raw materials. It will take some time. Supplier के पास भी raw material थोड़ी अभी रखा हुआ है. It will take some time. Consider एक second. अच्छा, so what I was telling you that this orange light will blink if my stock level is coming down, और वो अगर इस लेवल को छू लेता है तो ठीक है। सो ये लेवल को वो जैसे ही छूता है वैसे ही हमारा ऑरेंज लाइट जलता है। और ये ऑरेंज लाइट जलने का मतलब क्या है? ये ऑरेंज लाइट जलने का मतलब है कि हमें सामान खरीदना है, हमें अपने सप्लायर को कहना है कि आप मेरे को सामान डिलीवर करके जाइए। नाउ सप्लायर जो है वो मेरे घर के बाहर नहीं खड़ा है या फिर मेरे ऑफिस के बाहर नहीं खड़ा है, फैक्ट्री के बाहर भी नहीं है। इट विल टेक सम टाइम फॉर द सप्लायर टू get ready with the raw materials that I'm asking for. ठीक है, so why is there an orange light at this point? Because by the time the supplier will supply me the raw material, my stock will go down, and it is possible that जब तक वो रॉ मटेरियल मेरे को सप्लाई किया मेरा स्टॉक लेवल यहां पहुंच गया। ठीक है, ये लेवल पे पहुंच गया, विच इज वेरी लो। So I have to ask my supplier to give me raw material from यहां से लेके यहां तक का, है कि नहीं? यहां से लेके यहां तक का मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि अगर मैं वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं, सो बाय द टाइम आई रीच हियर एंड दी बाय द टाइम आई रीच हियर और सप्लायर मेरे को सामान सप्लाई किया, तो फिर मेरा स्टॉक तो वापस एट ऑरेंज लाइट पहुंचा। अगेन आई हैव टू द वेरी डे व्हेन आई रिसीव द रॉ मटेरियल इन माय फैक्ट्री, आई अगेन हैव टू प्लेस अ सेपरेट ऑर्डर। माय पॉइंट इज कि अगर आप इस पॉइंट पे रीऑर्डर करते हैं, अगर आप इस पॉइंट पे रीऑर्डर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लेवल से ये लेवल तक ऑर्डर करें। आपको ऑर्डर करना पड़ेगा एटलीस्ट ये लेवल से लेके ये लेवल तक, क्योंकि जब तक वो सामान मेरे पास पहुंचेगा, हो सकता है मेरा रॉ मटेरियल का लेवल यहां पे पहुंच गया एंड आई हैव टू प्लेस मोर क्वांटिटी एज ऑर्डर। ये होता है बिकॉज ऑफ डिलीवरी पीरियड। नाउ डिलीवरी पीरियड का मतलब होता है इट इज द टाइम विच इज कंज्यूम्ड और टेकन बाय द सप्लायर टू सप्लाई गुड्स एट माय डोर स्टेप। मेरे फैक्ट्री के बाहर तक सामान पहुंचाने के लिए वॉट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड और टेकन बाय द सप्लायर इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड और डिलीवरी पीरियड। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से यहां पे करेंगे। ठीक है, सो ये अगर मैं यहां लिखूं, ये री ऑर्डर लेवल, ठीक है, ये मैं लेवल का फॉर्मूला हमारा जो है मैं वो बताता हूं आपको। मैक्सिमम यूसेज into maximum
reorder period. Now मैक्सिमम यूसेज का मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड while प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन में मैक्सिमम आपका रॉ मटेरियल कितना यूज हो सकता है. सो वी आर अज्यूमिंग अ सिचुएशन वेयर द फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग एट इट्स full capacity. It is not always possible that the factory is operating at its full capacity, but there are situations when the factory is operating at its full capacity. मतलब फैक्ट्री का जो कैपेसिटी है वो 10,000 किलो सपोज होल्ड करने का है, उसको प्रोसेस करने का है. तो हो सकता है कि जिस सिचुएशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस सिचुएशन में फैक्ट्री के पास 10,000 किलो का सामान है और 10,000 किलो वो यूज़ कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. बहुत सारे ऑर्डर फैक्ट्री को मिल गए, वो सारे ऑर्डर को उसको प्रोसेस करना है, उसे वो कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड व्हाइल प्रोडक्शन एंड इट इज कॉल्ड मैक्सिमम यूसेज. मैक्सिमम यूसेज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब इट इज द मैक्सिमम टाइम विच इज टेकन बाय द सप्लायर टू सप्लाई गुड्स, उसे कहते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें वी विल गेट रीऑर्डर पीरियड. ठीक है, वी विल गेट रीऑर्डर पीरियड. देयर इज अनदर फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला भी है, मैं और करके यहां पे बता देता हूं. मिनिमम लेवल प्लस एवरेज rate of consumption, average rate of consumption into average time to obtain. अच्छा, इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, एवरेज रीऑर्डर पीरियड. यहां पे एवरेज कंजम्पशन जो है, एवरेज कंजम्पशन जो है वो कैसे मिलेगा हमें, वो होता है आपका मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2. ये अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करें तो हमें एवरेज कंजम्पशन मिल जाएगा. और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कहां से मिलेगा, एवरेज रीऑर्डर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, आरओपी मतलब रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो ये सारे हमारे फॉर्मूला निकले रीऑर्डर लेवल का. रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आया मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैक्सिमम क्वांटिटी, जो मैक्सिमम यूसेज का मतलब हो गया मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड व्हाइल प्रोडक्शन. और मिनिमम लेवल का मतलब हो गया सॉरी, और एक फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. मिनिमम लेवल हम लोग पढ़े नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ अभी कुछ देर में ही. ठीक है, एवरेज कंजम्पशन निकलता है मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2. रीऑर्डर पीरियड अगर एवरेज में निकालना है हमें यहाँ पे एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो फिर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. मैं पहले तुम लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ सारा. ठीक है, तुम लोग का काम है कि तुम लोग सम्स करोगे खुद से. सम्स का डिटेल्स तुम लोग के पास है, मैंने पहले जो भी वीडियोस तुम लोग को दिया था वहाँ से सम्स निकालो, या फिर जो नोट्स मैंने तुम लोग को सेंड किया था, ज़रूर किया था, मेरे को याद है, वो नोट्स निकालो, उसमें से सम्स करो. ठीक है, मेरा आज मोटिव है टू मेक यू
अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर प्रीवियस टॉपिक्स, हमारे प्रीवियस टॉपिक्स क्या थे और उसे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड थे। ठीक है, सो इसे ध्यान रखना है, रिवीजन बढ़िया से करना है सो दैट कि क्वेश्चन जो भी आए एग्जाम में वो सारे तुम सॉल्व कर सको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक ये कैसे निकलेगा। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं एक बार वापस वो जो डायग्राम है मैं बनाया था तुम लोग के लिए उसमें जाता हूं। यहां पे मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक जो है वो इस पोजीशन में है। ठीक है, सो ये लेवल कितना क्वांटिटी का होगा वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे लेवल में हम लोग पहुंचे जहां पे मेरा स्टॉक पूरा भर्ती है एंड आई एम नॉट गेटिंग इनफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एंड इसका मतलब होता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरा ब्लॉक होके रखा है स्टॉक में और मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ रहा है बिकॉज मोर नंबर ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक इन द फैक्ट्री मीन्स मोर स्पेस कंज्यूम्ड बाई इट एंड आई हैव टू पे मोर रेंट। रेंट डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर। अब जितना ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेंगे उतना आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक होगा कितना। ठीक है, सो यहां पे आगे बढ़ते हैं। सो मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक का यहां पे फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, अच्छा बताता हूं मैं, पहले फॉर्मूला लिख दूं तुम लोग के लिए, इसके बाद इससे हम लोग माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। आई होप समझ में आया। ये रीऑर्डर क्वांटिटी है क्या, ये रीऑर्डर क्वांटिटी है क्या, मैं एक बार वापस ऊपर जाता हूं तुम लोग को बताता हूं। जब हम लोग रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हैं, मैंने बताया कि स्टोर का ये जो स्टॉक का मैंने डायग्राम बनाया है, जब अपने रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हैं, ये ऑरेंज लाइट ब्लिंक करना शुरू करता है जब, तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सामान खरीदेंगे। सो रीऑर्डर लेवल पे, इस लेवल पे पहुंचने के बाद जितना क्वांटिटी आप खरीदोगे, रीऑर्डर जितना करोगे, उसे हम लोग कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब लेवल हो गया वो पॉइंट जहां पे हम रियलाइज करते हैं कि हमें ऑर्डर प्लेस करना है। वापस मैं बताता हूं, रीऑर्डर लेवल हो गया वो पॉइंट, वो लेवल जहां पे द फैक्ट्री रियलाइजेस दैट फ्रेश ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड। ठीक है, फ्रेश ऑर्डर हमें प्लेस कर अभी अभी करना है, लेकिन कितना क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो कितने का करना है, उसे हम लोग कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। सो रीऑर्डर लेवल में पहुंचने के बाद जितना क्वांटिटी हमें खरीदना होता है उसे हम लोग कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लेवल हो गया। सो रीऑर्डर लेवल के साथ रीऑर्डर क्वांटिटी को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ छोटा सा करके डायग्राम, बार बार शिफ्ट ना करना पड़े। हाँ, ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, इसके साथ मैं प्लस कर रहा हूँ रीऑर्डर क्वांटिटी। इसके साथ मैंने प्लस किया क्या, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो फिर मैं इस लेवल पे पहुंच गया, एकदम ऊपर तक पहुंच गया। अभी क्या है, यहां से मैं माइनस करूंगा, यहां से मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, देखो ये एक कॉन्जर्वेटिव सिचुएशन है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान होता है, बहुत रॉ मटेरियल्स होता है, बहुत रिसोर्सेस होता है, उसी टाइम पे देखना हम लोग को सबसे कम ऑर्डर्स मिलते हैं, सबसे काम कम हमें मिलता है उस टाइम पे। एंड इसके वजह से क्या होता है, मेरा स्टॉक नीचे नहीं आता और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में पैसा फंसा हुआ रहता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिनिमम
एक अज्यूम करेंगे कि ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे फैक्ट्री भी सबसे मिनिमम लेवल पे काम कर रहा है, हमारे पास सामान तो पूरा है, लेकिन जब काम हो रहा है वो काम हमारा बहुत कम यूनिट्स में हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है वो भी बहुत कम हो रहा है। अब हम लोग पहुंचते हैं मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। यहां पे हमें करना है वापस हम लोग रीऑर्डर, देखो रीऑर्डर लेवल ना ये पॉइंट में है, सेंटर में है, तो अगर अपने को ऊपर जाना है तो भी रीऑर्डर लेवल के ऊपर चढ़ के जाएंगे, अगर हमने को नीचे जाना है तो रीऑर्डर लेवल को पकड़ के नीचे आएंगे। सो इसीलिए रीऑर्डर लेवल इन बोथ द केसेस, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल, ये दोनों लेवल में ही रहेगा। सो रीऑर्डर लेवल ROL मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकलता है? सपोज 7 दिन मैक्सिमम लगता है मेरे को, ठीक है, 7 दिन मैक्सिमम लगता है मेरे को सामान मेरे फैक्ट्री में आने को, और मिनिमम मिनिमम 3 डेज तो लगेगा ही लगेगा, इससे कम नहीं लग सकता। होता है ना, कभी कभी अपने अपने सप्लायर को कहते हैं कि भैया आप मेरे को जल्दी से जल्दी सामान दीजिए, मेरे को एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है एंड आई वांट टू सप्लाई द फिनिश गुड्स एज सुन एज पॉसिबल। So in that case, the supplier may give you, minimum time possible for the supplier, जो कि यहाँ पे 3 days है, और मैक्सिमम यहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग एवरेज ही लेंगे। सो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को प्लस करके, दोनों को अगर प्लस करके मैं डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, 7 + 3 is 10/2 इज गेटिंग 5 days। तो ये मेरा एवरेज रीऑर्डर पीरियड हो गया। उसी तरह से एवरेज कंजम्पशन भी मेरा दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम यूसेज या मैक्सिमम कंजम्पशन, उसको आप मिनिमम कंजम्पशन के साथ प्लस करो और फिर उसे आप डिवाइड करना है 2 से, तो वी विल गेट एवरेज कंजम्पशन। ठीक है, सो ये हमारा हो गया मिनिमम लेवल। अब हम लोग आते हैं एवरेज लेवल में। एवरेज लेवल है आपका मैक्सिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा एवरेज लेवल आ गया। और क्या निकालना हो सकता है हमें? हमें निकालना हो सकता है डेंजर लेवल। हमें निकालना हो सकता है डेंजर लेवल। रेड पेन से लिखता हूँ, रेड ऑलवेज सिग्निफाइज डेंजर। सो डेंजर लेवल का मतलब है ये मिनिमम लेवल से भी नीचे रहता है, ये मिनिमम लेवल से भी नीचे रहता है। तो क्या क्या कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या फॉर्मूला इसका? सो एवरेज कंजम्पशन प्लस रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसीज। अगर अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में सप्लायर को आप कहते हैं कि हमें सामान डिलीवर करके जाइए, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? तो जो भी टाइम यहाँ पे लगता है उसे हम लोग कहते हैं रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी। ठीक है, ये कम से कम समय लगता है। सो ये हमारे लेवल्स हो गए। ठीक है, अभी तुम लोग का काम है
तुम लोग थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। टाइम स्पेंड करो मतलब मैं कह रहा हूँ तुम लोग थोड़ा सा ये फॉर्मूलाज को फॉलो करो, ये फॉर्मूलाज को देखो। ये फॉर्मूलाज को देखो, ठीक है। 2 मिनट बाद मैं तुम लोग को 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद मैं एक सिंपल सा सम तुम लोग के साथ अभी बैठ के करूँगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, उसको करने के बाद, हाँ, उसको करने के बाद अपने एक छोटा सा सम करेंगे सो दैट कि तुम लोग को याद आ जाए। देखो, आई एम गिविंग यू सम टाइम। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे वो इसी से रिलेटेड है। चलो अभी हम लोग करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको हम लोग EOQ भी कहते हैं, ठीक है। ये है क्या? इसका मतलब होता है कि जब आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं रीऑर्डर लेवल पहुंचने के बाद, जो रीऑर्डर क्वांटिटी कर रहे हैं, इसको हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी। तो जो रीऑर्डर क्वांटिटी का बात हम लोग अभी तक कर रहे थे, ये वही रीऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक इसे इसलिए कहा जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि जब भी वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो वो लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंडिचर में हो, सबसे कम खर्चे में हो, ठीक है। तो सबसे कम खर्चे में जब वो करने जाता है तो उसे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमें बहुत कुछ कंसिडर करना पड़ता है जब हम लोग लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंस के बारे में सोचते हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमें फॉलो करना पड़ता है, विच वी कॉल, यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला दिखता है, EOQ इक्वल्स √2 इंटू A इंटू O बाई C, ठीक है। वेयर A का मतलब होता है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ईयर। एक साल में कितना रॉ मटेरियल का हमें ज़रूरत है, वो उसे हम लोग कहते हैं ए फॉर एनुअल डिमांड, ठीक है। देन कम्स ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब होता है वेनेवर, ठीक है, वेनेवर वी आर गोइंग टू द शॉप, हम लोग जब भी दुकान जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अलग खर्चा करना पड़ता है एक बार दुकान जाने के लिए। हो सकता है टैक्सी का फेयर देना पड़े, हो सकता है रिक्शे का भाड़ा देना पड़े, हो सकता है ट्रांसपोर्ट में कुछ खर्चा करना पड़े, हो सकता है कि दुकान में घुसने के लिए कुछ टिकट काटना पड़े। सो एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन एन ऑर्डर बेसिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। सो पर ऑर्डर
प्रोसेसिंग, पर ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट को हम लोग कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। देन कम्स सी, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट, C for carrying cost. It is not the expenditure which is incurred for carrying the material on your shoulder. आपको अपने कंधे में सामान को उठा के लेके नहीं जाना है, ये वो एक्सपेंडिचर नहीं है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि कॉस्ट फॉर कीपिंग द raw material in warehouse, ठीक है। it includes expenses for insurance, obsolescence, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि रॉ मटेरियल खरीदते खरीदते हमें पता चलता है कि ये सामान तो अभी ऑब्सोलीट हो गया, मतलब मार्केट से ही हट गया। तो जो भी कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ सामान है जो हम लोग खरीदते हैं वो मार्केट से चला जाता है, मतलब वो ओल्ड स्टॉक हो जाता है, तो वो बेकार हो जाता है हमारे लिए। वी कैन नॉट यूज इट इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। सो इन दैट केस वो ऑब्सोलिसेंस का जो भी परसेंटेज ऑफ लॉस है वो भी कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड करता है। सो कैरिंग कॉस्ट इज द एक्सपेंस related to raw materials for keeping the raw materials in warehouse, and it includes all insurance and other incidental expenses in relation to keeping the raw materials, ठीक है। सो ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग कहते हैं जो हमें लगते हैं ईओक्यू में। सो ईओक्यू का जो भी फॉर्मूला यहाँ पे है, ईओक्यू का जो भी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला खड़ा हुआ, वो फॉर्मूला के हिसाब से ये उनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो अगर मैं तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एनुअल डिमांड जो है जो है यहाँ पे मैं 12,000 यूनिट्स पकड़ के रखता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग के लिए बताता हूँ। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट से 500 रुपया है, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% दिया हुआ है ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे मैं अलग से एक बार जोड़ देता हूँ तुम लोग के लिए कि प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा ₹600 है, ठीक है। ये मेरा सिचुएशन यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन दैट वी विल बी डिस्कसिंग। सो इसको अगर हम लोग डिटेल में यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करें तो क्या आता है, देखो सिचुएशन √2 इंटू ये 12,000 को यहाँ पे प्लेस करना है, मल्टीप्लाई ये 500 को यहाँ पे प्लेस करना है, और ये पूरा रूट रहेगा, हाँ, डिवाइड करना, ये डिवीजन भी रूट के अंदर ही है बाय द वे, ठीक है। 600 इंटू 20%, ठीक है। सो 600 इंटू, तो इसको मैं वापस से एक बार रिफ्रेम करता हूँ। आई एम गेटिंग 12 इंटू 12,000 इंटू 2, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। $12,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 500 से। सो वी आर गेटिंग 1 करोड़ 20 lakhs, ठीक है। तो जो भी फिगर आया डरने का नहीं, सारे को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो 1 2 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3, ठीक है। सो ये सारे जीरोस के साथ हमें लिखने हैं। इसके बाद नीचे हम लोग आ रहे हैं 600 का 20% विच इज 120,
बस इसे आप सॉल्व करिए। सो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो हमें क्या आ रहा है यहाँ पे, हमें 1 लाख यूनिट्स मिल रहा है। सो 1 लाख यूनिट्स अभी तक नहीं आया एक्चुअली, ये 1 लाख यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 1 लाख हमारा यहाँ पे आ गया। ये 1 लाख का जब हम लोग रूट निकालेंगे, ये 1 लाख का जब हम लोग रूट निकालेंगे, हाउ मच आर वी गेटिंग? we are getting we are getting 316 यूनिट्स। एक सेकेंड, ठीक निकला। हाँ, ठीक निकला। सो इसका मतलब ये है कि जब भी आप दुकान जाओ, 316 यूनिट्स को ही खरीदना। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं खरीदना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारा खर्चा जो है वो सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, अदर जो सम्स हैं वो सारे तो दिए हुए हैं तुम लोग को, तुम लोग के पास, वहाँ से तुम लोग सॉल्व करना। मैं एक सिंपल सा सम है, वो सिंपल सा सम तुम लोग को ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, सो दैट याद आ जाए तुम लोग को। एक सम मैं दिखा देता हूँ इस तरह से कि रीऑर्डर पीरियड मेरा दिया हुआ है 4 से लेके 6 वीक्स। ठीक है, 4 से 6 हफ्ता मेरा रीऑर्डर पीरियड है। मैक्सिमम कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर वीक है, ये मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन है। उसी तरह से मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ तुम लोग को, फिर बाद में नहीं समझ में आएगा तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो एक बार अच्छा से ही लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, रीऑर्डर पीरियड मेरा यहाँ पे है 4 to 6 वीक्स। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है 300 यूनिट्स एक हफ्ते में यूज़ होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी में अगर काम हुआ तो। ठीक है, उसी तरह से मिनिमम कंजम्पशन 200 यूनिट्स पर वीक। ठीक है, नॉर्मल कंजम्पशन 250 यूनिट्स पर वीक। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, एक्चुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट्स पर एनम। ठीक है, ओके। सो एक्चुअल कंजम्पशन यहाँ पे 18,000 यूनिट्स दिया हुआ है, एंड इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना है। इट इज़ गिवन एज ₹15, 15 रुपया दाम है एक यूनिट का। ठीक है, 15 रुपीज़ दाम है एक यूनिट का। ना
cost of placing एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट क्या लगता है. सो इट इज गिवन एज ₹120 पर ऑर्डर, 120 पर ऑर्डर. ठीक है. एंड नाउ यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. ये हमारा दिया हुआ है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. ये इंफॉर्मेशन को देख के हमें इसे सॉल्व करना है. सो किस तरह से करेंगे, और हमें करना क्या क्या है यहाँ पे. ठीक है, हमें करना क्या क्या है मैं यहाँ लिख देता हूं. फाइंड रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड लास्ट में EOQ. तो लास्ट में ही निकालेंगे, कोई नहीं यहाँ पे. अच्छा नहीं, लास्ट में निकालने से नहीं चलेगा, हमें पहले ही निकालना पड़ेगा बिकॉज रीऑर्डर लेवल के बाद मैक्सिमम लेवल में हमें उसका ज़रूरत पड़ता है. तो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट. सो देखते हैं. अच्छा, अच्छा. सो यहाँ पे मैं सोल्यूशन करता हूँ. ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था. इट वाज मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था. तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में डिटेल्स डालेंगे. मैक्सिमम कंजम्पशन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही है हमारे पास, हमें दिख रहा है. मैक्सिमम कंजम्पशन देखिए यहाँ पे 300 यूनिट्स दिया हुआ है. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 300. ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 300 यूनिट्स एंड मैक्सिमम, ये मेरा 300 है. और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 वीक्स दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से. सो वी आर गेटिंग 1800 यूनिट्स एज माई रीऑर्डर लेवल. ठीक है. नाउ अब हमें चाहिए मैक्सिमम लेवल, लेकिन मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी रहता है. सो हमें एक बार रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं. सो रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है. √2 इंटू मल्टीप्लाई करके A और O से मल्टीप्लाई करके C से डिवाइड करना है. मजे की बात है यहाँ पे जो एनुअल डिमांड है, जो A है, वो कितना होगा हमारा. यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एक्चुअल कंजम्पशन और दिया हुआ है नॉर्मल कंजम्पशन. 18,000 रुपये. देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, पूरा साल का इंफॉर्मेशन इज गिवन, फुल ईयर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस सिचुएशन. एंड यहां पे बताया हुआ है कि नॉर्मली हमारे फैक्ट्री में 250 यूनिट का कंजम्पशन हर हफ्ते होता है. ठीक है. सो 250 यूनिट्स का कंजम्पशन हर हफ्ता होता है नॉर्मली, मतलब ये एवरेज कंजम्पशन हो गया. एंड एक्चुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट्स है.
ये दो इंफॉर्मेशन है विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन फाइंडिंग आउट एनुअल डिमांड। ठीक है, एक तरीका है आपका टू 250 यूनिट्स को आप 52 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट एनुअल कंजम्पशन, क्योंकि एवरेज में जो कंजम्पशन हो रहा है उसे अगर आप 52 नंबर ऑफ वीक से, जो कि पूरे साल का नंबर ऑफ वीक से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी मे गेट द एनुअल डिमांड। बट यहाँ पे देखिए यूसेज नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे कंजम्पशन दिया हुआ है। सो कोई नहीं, क्योंकि एक्चुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, एक्चुअल फिगर्स दिया हुआ है, तो हम उसे एक्चुअल ही यूज करेंगे। सो यहां पे रूट ओवर सॉरी सो यहां पे रूट ओवर 2AO/C जो है उसे अगर हम लोग यहां पे फॉर्मूला में प्लेस करते हैं तो देखिए क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई एक्चुअल कंजम्पशन फॉर द ईयर इज 18,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करना है O विच इज 120 पर ऑर्डर, एंड देन डिवीजन करना है हमें 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। 20% ऑफ यूनिट वैल्यू मतलब एक एक यूनिट का देखिए दाम यहाँ पे मैंने 15 रुपीज़ दिया है और 20% ऑफ 15% हमें करना है। सो 20% ऑफ ₹15। चलिए इसे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आता है मैं दिखाता हूँ। इट इज़ कमिंग एज 2 मल्टीप्लाई 18,000 इंटू 120, ऊपर में हमारा आ रहा है 4321234। ठीक है, ये आ गया ऊपर में, और नीचे में हमारा आ रहा है 15 इंटू 20% 3 आता है। ठीक है, ये हम लोगों ने नीचे लिख दिया और रूट डाल दिया। ठीक है, अभी ये 432 इसको आप डिवाइड करिए, 432 1,14,40,000 आ रहे हैं, इसे रूट करिए। सो वी आर गेटिंग 1,200 यूनिट्स। सो 1,200 यूनिट्स मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। ठीक है, 1,200 यूनिट्स मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग को मिल गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है हमें अब फाइंड आउट करना है मैक्सिमम लेवल। तो ये पेज रहते रहते मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला तुम लोग के लिए लिख देता हूँ। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था मेरा रीऑर्डर लेवल, इसके साथ रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर माइनस करना था हमें एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, अभी इसको जब हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन को व्हेन वी प्लेस इट हियर, जैसे मेरा जैसे हमारे यहाँ पे आपका रीऑर्डर लेवल हम लोग को मिल गया था 1800। ठीक है, वी विल राइट दैट डिटेल्स हियर। सो इक्वल 1800 हम लोग यहाँ पे उसको लिख दिए। इसके साथ प्लस करना है रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि मेरा 1200 आया, उसको प्लस कर दीजिए। माइनस करना है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो ब्रैकेट डालिए, एवरेज कंजम्पशन इज गिवन, नॉर्मल कंजम्पशन ही हमारा एवरेज कंजम्पशन है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब एवरेज होता है, तो 250 और एवरेज मतलब यहाँ पे हो गया देखिए हमारा मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये हमारा दिया हुआ है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। सो एवरेज कितना होगा, वो है 4 + 6/2, वी आर गेटिंग 5, है ना, हम लोग को
5 मिल रहा है। सो दिस इज, ये 5 मेरा एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड होगा। वी विल राइट इट हियर, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसे अब सॉल्व करना है। सो 1800 प्लस 1200 3000, 250 इंटू 5 इज कमिंग टू 1250। सो वी आर गेटिंग 17, 1800। ओह, आई हैव मेड अ मिस्टेक यहाँ पे, सॉरी, मेरे से गलती हो गई। फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, गलती सबसे होता है, मेरे से हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। ये यहाँ पे हमें लिखना था मिनिमम, सॉरी, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये मेरे से गलती हो गया। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, मिनिमम कंजम्पशन मेरा 200 है क्वेश्चन में। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन 200 है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 है। ठीक है, तो ये करने से आई एम गेटिंग 2200 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अब बारी आती है मिनिमम लेवल की। मिनिमम लेवल की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस फॉर्मूला पहले लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस, यहाँ पे हमारा आता है एवरेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो इसे अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, वी आर गेटिंग रीऑर्डर लेवल एज, हमारा अभी रीऑर्डर लेवल 1800 आया है क्वेश्चन जब सॉल्व किए, उसके साथ माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन वाज 250 अभी हम लोगों ने देखा था, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 550 यूनिट्स, ये जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस ये क्वेश्चन में यही सारे थे। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन एक था, वेरी नॉमिनल क्वेश्चन। अच्छा, मैं यहाँ पे तुम लोग को और कुछ चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कुछ और चीज़ बता देता हूँ जो क्वेश्चन में पूछते हैं यूजुअली, इकोनॉमिक ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप बताइए कितने होंगे, तो साल में कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला है एनुअल डिमांड, आपको साल में जितने भी सामान का ज़रूरत है, एनुअल डिमांड, इसको आपको डिवाइड करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। ठीक है, सो एनुअल डिमांड जो है मेरा यहाँ पे 18,000 यूनिट्स है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1200 है ना, 1200 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, सो ये हमारा, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 18,000 डिवाइडेड बाई 1200, वी आर गेटिंग 15, वी आर गेटिंग 15 ऑर्डर्स, वी आर गेटिंग 15 ऑर्डर्स, मतलब एक पूरे साल में आई हैव टू विजिट 15 टाइम्स टू द शॉप, दुकान में, या फिर सप्लायर को मुझे 15 बार बुलाना पड़ेगा अगर मैं ईओक्यू का ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ तो। ठीक है, अगर ईओक्यू का पॉलिसी फॉलो नहीं करता हूँ, जो भी पॉलिसी फॉलो करता हूँ, मतलब अगर मेरे को सप्लायर बोलता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ईओक्यू के जगह में आपका वो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब उसे हम लोग ऑर्डर साइज कहेंगे, ईओक्यू और ऑर्डर साइज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो भी ऑर्डर साइज है आपका, मतलब एक बार में आप दुकान में जाके कितना खरीद रहे हैं वो। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है लैग, ठीक है, बिटवीन टू ऑर्डर्स, टाइम लैग लिख लेता हूं मैं, टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स।
साल 12 है और 15 बार ऑर्डर करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे मंथ्स में अगर चाहिए 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 15 ऑर्डर्स, ठीक है। सो मेरे को हर इट इज़ कमिंग टू 0.8 मंथ्स, हर 0.8 मंथ में मेरे को ऑर्डर करना है। ये आया मंथ्स में। अगर मेरे को डेज में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा मेरा 24 डेज अप्रॉक्सीमेटली। 24 दिन में मुझे दुकान जाना है, ठीक है। सो एवरी 24 डेज आई हैव टू गो टू द शॉप। उसे हम लोग कहते हैं टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। दो ऑर्डर के बीच में कितना समय लग गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। हाँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, बस ये एक ही क्वेश्चन देखना है आज, देख के इसी से ही समझ लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ। सप्लायर offers discount of 2% on material price। सप्लायर कहता है कि मैं आपसे 2% का डिस्काउंट आपको दूंगा। क्यों दूंगा, क्यों सप्लायर देगा? if the order size is say 18,000 है, इज से 3000 6000 यूनिट्स कहते हैं, 6000 यूनिट्स। मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप 1800 करके मत ऑर्डर करिए, आप इतना बार दुकान मत आइए, 15 बार आपको दुकान आना पड़ेगा, मत आइए। आप एक काम करिए, आप मेरे से 6000 यूनिट एक ही बार में आके खरीद लीजिए, ठीक है। 6000 यूनिट आइए और आके आप खरीद लीजिए। आपको मैं इतना सारा आप खरीद रहे हैं तो मैं आपको बल्क ऑर्डर का डिस्काउंट दे दूंगा 2% ऑन योर मटेरियल प्राइस। तो क्या ये सिचुएशन सही होगा या नहीं सही होगा, वो हमें अपने अकाउंटेंट को बताना है या फिर अपने जो ओनर हैं बिजनेस के उन्हें बताना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? मैंने क्या कहा, वी वर फॉलोइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉलिसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो भी खर्चा होता है ना वो सबसे मिनिमम होता है, ये हमें बताया गया है और वो प्रूवन भी है, ठीक है। सो यहाँ पे सप्लायर कहता है मुझे कि आप अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मत फॉलो करके, नहीं फॉलो करके, अगर आप मेरे से एक ही बार में 6000 यूनिट खरीद लेते हैं तो फिर मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। सो मेरा काम क्या है यहाँ पे, आई हैव टू एनालाइज द डिस्काउंट, आई हैव टू एनालाइज द डिस्काउंट। तो क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि ये 2% डिस्काउंट वैलिड है कि नहीं, मतलब मेरा खर्चा घटेगा कि नहीं। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, और कंपेयर करूँगा। सो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा। सो कंपैरिजन of cost under EOQ and offer of supplier करते हैं। सो मैं एक टेबल बना देता हूं यहाँ पे छोटा सा, EOQ, ठीक है, विच इज 1200 यूनिट्स सप्लायर्स ऑफर, जो कि 6000
यूनिट्स है। देखिए एनुअल डिमांड इज नॉट चेंजिंग इन एनी ऑफ द सिचुएशन, एनुअल डिमांड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। एनुअल डिमांड जो है दोनों ही सिचुएशन का सेम है। मैं फिर भी लिख देता हूं यहां पे, ए जो है वो इसमें भी 18,000 यूनिट है और इसमें भी 18,000 यूनिट ही है। ए में कोई चेंज नहीं है, ए इज सेम टू सेम। ठीक है, ए इज सेम टू सेम इन बोथ द केसेस। सो व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट इज चेंजिंग, तो यहां पे हम लोग देखते हैं। मैं वापस यहां पे लिख देता हूं तुम लोग के लिए, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज भैया क्या है, यहाँ पे है 1200 यूनिट्स, एक बार में दुकान जाके खरीद रहे हैं, और यहाँ पे है 6000। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दुकान में कितना बार जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन यहाँ पे होगा 18,000 चाहिए डिवाइडेड बाई 1200, आई विल बी गेटिंग 15 ऑर्डर्स। और यहाँ पे 18,000 साल का चाहिए और दुकान जाना है, जाके खरीदना है 6,000 एक बार में, तो यहाँ पे खाली 3 बार जाना है। ठीक है, अच्छा, सो अब अपने यहाँ पे कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। सो ये पहला, सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा मेरा, 18,000 को मल्टीप्लाई करना है ₹15 से। क्यों 15 से करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देखते हैं वापस। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कॉस्ट पर यूनिट, एक सामान का कॉस्ट है 15 रुपया। ठीक है, सो इसी को आगे बढ़ाना है। हाँ, इसीलिए वहाँ पे 15 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अभी 15 का 2% कितना होता है, 15 का 2% कितना होता है, तो हम लोग देख रहे हैं 30 पैसा होता है। क्यों हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग 18,000 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो हमें सप्लायर बोल रहा है मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा, आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट। सो 30 पैसे का डिस्काउंट हो रहा है, तो 15 रुपीज दाम था, 15 रुपीज दाम था, 15 रुपीज से माइनस करूंगा मैं 0.3, सो इट इज कमिंग टू 14 रुपीज 70 पैसा, है ना, 14 रुपीज 70 पैसा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18,000 से, तो आई एम गेटिंग 2,64,600। एंड इन दिस केस 18,000 इंटू 15 इज कमिंग टू 2,70,000। देखिए यहीं पे समझ में आया कि देर इज अ डिफरेंस, है ना, करीब 5,400 रुपये का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद और क्या एलिमेंट है, हमारा दूसरा खर्चा लगता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमारा दूसरा खर्चा लगता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो फॉर्मूला क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट का, बता देता हूं मैं, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट से, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले सिचुएशन में ये है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स और हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था 120 रुपया। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर 15 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 120 रुपया है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स खाली 3 है ना, खाली 3 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 120 रुपया। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 3 into 120, वी आर गेटिंग 360 रुपीज इन दिस केस, and 15 into 120 we are getting 1,800 in this case. And the last cost is carrying cost. The formula to find out carrying cost for the year is
EOQ into 1/2 into carrying cost into carrying cost, that's it. तो फॉर अस EOQ के केस में क्या आ रहा है मेरा, EOQ कितना है, EOQ मेरा 1200 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करिए, और कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना था, कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना था, एक बार हम लोग वापस जाते हैं, ऊपर जाके एक बार देखते हैं कितना था कैरिंग कॉस्ट। बताया था 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, 20% ऑफ एक यूनिट का जितना भी पैसा लगता है, तो 15 रुपया का 20% जो है वो 3 रुपया है ना, 15 रुपये का जो 20% है वो 3 रुपया है, सो दैट विल बी हियर। सो मैं यहाँ पे डिटेल में लिखता हूँ 15 into 20%, ठीक है। सो हाउ मच आर वी गेटिंग, 1200 डिवाइडेड बाई 2 multiply 15 into 0.2, so I am getting 180 rupees, 100 नहीं 180 नहीं 1800 आएगा, राइट 1800। अच्छा यहाँ पे मैं 12 लिख दिया, 12 नहीं, ये 1/2, ठीक है। सो ये 1800 होगा। अच्छा तो देखो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों सेम है, तो याद रखना EOQ जब भी फॉलो होता है ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पूरे साल का सेम होता है, जबकि इसमें नहीं होगा। सो उसमें क्या है फॉर्मूला, वापस ऑर्डर साइज, जितना भी आप ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में, उसका 1/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। सो इसको डिटेल में लिखते हैं, ऑर्डर साइज फॉर अस इज 6000, multiply 1/2 and multiply carrying cost, here will be 14 रुपीज 70 पैसा, मटेरियल प्राइस चेंज हो गया, मल्टीप्लाई 20%, है ना। सो 6000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14.7 इंटू 0.2, ठीक है। सो आई एम गेटिंग हियर 8820, ठीक है, आई एम गेटिंग हियर 8820। अच्छा सो अगर मैं ये स्टेटमेंट को यहाँ पे कंप्लीट करूँ, तो मेरा यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे। तो मैं पहले EOQ का निकालता हूँ, 2,70,000 प्लस 1800 प्लस 1800, सो आई एम गेटिंग 2,73,600, ठीक है। एंड अगर मैं EOQ नहीं सप्लायर का ऑफर फॉलो करता हूँ, तो मेरे को कॉस्ट कितना मिलेगा, 2,64,600 प्लस 360 प्लस 8820, सो आई एम गेटिंग 2,73,780। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, देखो क्या आ रहा है। अपने जब दोनों को कंपेयर किए, ठीक है, अपने जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सो हमारा समझ में आ रहा है कि ये जो ऑप्शन है ये कम है, ये लेस है ना, कितना से लेस है, 180 से लेस है ना। सो सप्लायर्स ऑफर results into saving of ₹180। See, it was a random question, मैंने ऐसे ही करते करते तुम लोग को ऐसे बना दिया क्वेश्चन, दैट इज वाई दिस फिगर केम सो लेस, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी सप्लायर का ऑफर तो मैं मान ही लूंगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ना, आई एम सेविंग सम मनी, 180 रुपया भी रुपया होता है, सो वॉट एवर मनी आई एम सेविंग दैट इज रिजल्टिंग इन टू अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर मी, सो आई विल डेफिनेटली बी एक्सेप्टिंग द ऑफर गिवन बाय द सप्लायर।
सप्लायर ने जो भी मेरे को ऑफर दिया, आई विल बी एक्सेप्टिंग इट, है ना। क्या ऑफर दिया सप्लायर ने कि एक बार आइए दुकान और आके 6000 यूनिट्स आप खरीद के लेके जाइए, ठीक है। कम टू द शॉप एंड बाई 6000 यूनिट्स इन वन गो।